हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम लॉकडाउन की वजह से हम क्लास 8th की साइंस है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करेंगे। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी तरह की समस्या होगी तो उसको हम सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। और यदि आपके मन के अंदर भी कोई तरह की कोई प्रॉब्लम है या समझने में कुछ समस्या है तो आप कमेंट्स ज़रूर करना, और हम हर समय आपकी प्रत्येक तरह की समस्या को समाधान करेंगे। तो आज हम फर्स्ट यूनिट से शुरू करने जा रहे हैं। तो हम साइंस में कुल मिलाकर के 20 यूनिट हैं और आज हम फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो इन यूनिट को में पहले यूनिट है, जैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ। पहले यहाँ भोजन से संबंधित जिसमें कृषि प्रबंधन आया हुआ है, कृषि प्रबंधन है, उस यूनिट के बारे में आज बात करेंगे। फिर कल इस यूनिट पूरी खत्म हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट करेंगे सेकंड धातु और अधातु के बारे में। फिर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में, फिर रासायनिक अभिक्रियाएँ। इस तरह से कंटिन्यू हम एक एक के बाद में एक यूनिट करते जाएंगे। और आपको अच्छी तरह से एक बार आप पूरा हमारा वीडियो ज़रूर देखना। आपको किसी भी तरह कोई समस्या आपको आएगी नहीं, कि हम गारंटी के साथ में आपको बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस यूनिट को। पहले यूनिट का नाम है कृषि प्रबंधन। और कृषि प्रबंधन ये जैसे पार्ट फर्स्ट है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसके अंदर 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फसल एवं उसके प्रकार, दूसरी है कृषि पद्धतियाँ, तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, और चौथी है फसल एवं पर्यावरण के बारे में। तो इन 4 टॉपिक के बारे में विस्तार रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला है फसल एवं उसके प्रकार। फसल कौन कौन सी हैं और उसके प्रकार क्या हैं। तो हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे क्लास 7 के अंदर भी अपन बात की है कि हम सभी सजीवों को अपनी वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी सजीव हैं जो जीवित रहने के लिए या अपने वृद्धि करने के लिए या शरीर का विकास करने के लिए, ठीक है, उसे भोजन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। पादप होते हैं तो पौधे होते हैं, वो भोजन अपने स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, जबकि अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जैसे अपन भी भोजन है जो स्वयं नहीं बना पाते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या के लिए, जैसे 125 करोड़ की बात की आज के समय में, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भाषण के अंदर सीधे 133 जो हमारे जो देशवासियों को संबोधित करते हैं। तो हमारी जो जनसंख्या है तो 133 करोड़ है। भोजन की सतत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, सुरक्षा एवं सुनियोजित वितरण अत्यावश्यक है। तो इस तरह इतनी सारी जनसंख्या, 133 करोड़ जनसंख्या हमारे देश के अंदर निवास कर रही है, तो सभी के लिए भोजन की अत्यंत रूप से आवश्यकता होती है और उसका उचित प्रबंधन एवं सुरक्षा ज़रूर करनी होगी। और साथ में बोलते कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश की जनसंख्या को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, अन्य देश के जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रत्येक जो जंतु है उसको भोजन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि वो अपने प्रत्येक जीव होता है अपनी वृद्धि करेगा, अपने शरीर का विकास करेगा और जीवित रहने के लिए अपना भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बातें अपन जैसे पहले यहाँ से बता चुके हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। जैसे लगभग मानते हैं कि 80 से 70% जनसंख्या जो हमारे गाँव में निवास कर रही हैं। भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ खान पान की विभिन्नता भी अधिक पाई जाती है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग क्षेत्र होता है, उसके अनुसार ये हमारी जो जनसंख्या होती है अलग अलग प्रकार के भोजन करती हैं। तो इसी तरह से क्षेत्र के अनुसार भोजन की खान पान की विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो अपने क्षेत्र में भी अलग अलग, जैसे अपन यहाँ राजस्थान के अंदर अलग अलग जैसे खान पान है, पंजाब के अंदर अलग हैं, और उधर चले जाते हैं जैसे तमिलनाडु की तरफ तो वहाँ पर थोड़ा सा खान पान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक जगह अपना भोजन या खान पान चेंज होता है क्योंकि विभिन्नताओं के कारण क्षेत्र के अनुसार। यहाँ एक सारणी दे रखी है, तो सारणी के अंदर क्या लिखा ऊपर, पादपों की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो पादप जैसे इसमें पादप का नाम फर्स्ट नंबर कॉलम में, दूसरे नंबर में सामान्य उगाए जाने वाले का स्थान, कहाँ पर उसको उगाया जाता है, और फिर फसल प्राप्त करने की अवधि, कितने समय में इसको फसल की प्राप्त करते हैं। तो ये आपके पास में 8th क्लास के पास में बुक्स होगी, तो उसमें बुक्स के अंदर इसका एक बार देख लेना, ज़्यादा जानकारी इसमें कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ये हो गया, और इस सारणी को जैसे इसमें लिखा है कि यहाँ अपने माता पिता अध्यापक की सहायता से आप समझ सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल जानकारी होती है, जैसे अपने
अपन जैसे लाइव क्लास चलती है तो सामने बता सकते हैं क्या चीज़ होती है। तो इसमें इतना नहीं है, सारी नॉर्मल है। आप जैसे अपने माता पिता से ले सकते हैं कि अपने कोई भी पौधा है तो कहाँ पर उगाते हैं या कैसे हैं। जैसे सरसों का पौधा है तो सरसों को उसको जैसे खेत के अंदर उगाया जाता है, कितने समय में होता है, तो उसकी अवधि लगभग 4 या 5 मंथ के अंदर वो मतलब तैयार हो जाती है सरसों। तो इसी तरह से मक्का, गोभी, भिंडी का भी आप देख सकते हो। तो इसी तरह से अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइम कि फसल है क्या। तो फसल में देखते हैं कि उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसली पादप कहलाते हैं। जैसे बात बताइए इसमें कि मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत उगाए जाने वाले पादप फसली पादप कहलाते हैं। मतलब किसी भी समय अंतराल, जैसे पहले बाजरा की फसल बोई है, उसके कुछ समय अंतराल के बाद में और सारे जैसे फसलें या पादप अपन जैसे सरसों की रायडा की जैसे रबी की फसल के अंदर बोते हैं, ठीक है। तो एक समय अंतराल के अनुसार एक समय के अंदर अपन किसी भी फसल को बोते हैं तो उसको पादप कहते हैं। एक निश्चित ऋतु में उगाई जाने वाली पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। जैसे खरीफ की फसल है तो खरीफ जैसे बरसात होती है तो उस समय जैसे अपन फसल बोते हैं, जैसे बाजरा की फसल बोते हैं, ग्वार की है और जैसे मूंगफली वगैरह भी बोते हैं। तो पूर्ण रूप से इसकी परिभाषा ये है कि फसल की जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल की पूर्ण रूप से परिभाषा याद हो गई है, एक बार और बता देते हैं कि जब एक ही प्रकार के, एक ही तरह के, जैसे बाजरा है तो बाजरा, मूंगफली तो मूंगफली प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं फसल। तो फसल तो इसमें जैसे ये तो होगी फसल की परिभाषा। उसके बाद जैसे इसमें लिखा है कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में बोई जाने वाली जैसे बहुत सारी जैसे फसलें होती है उसका सूचीबद्ध एक मतलब सारणी के रूप तैयार कर सकते हैं कि अपने आसपास में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और उसका एक सूची के रूप में अपने को पूर्ण रूप से उसका विवरण या जानकारी होनी चाहिए। और जैसे यहाँ बताएं वहाँ अलग अलग जैसे गेहूँ की फसल है, जो मक्का, लौकी, बहुत सारी जैसे इसमें अलग अलग ये सारी दे रखी हैं। फिर दिखाएं कि मौसम जिसमें फसल प्राप्त सर्दी या गर्मी में या बरसात में कौन सी, जैसे गेहूँ की फसल है सर्दियों के अंदर प्राप्त होती है, सर्दी के अंदर इसको बोते हैं। जो की फसल दो खरीफ की ऋतु होती है, बरसात में बोई जाती हैं, मक्का की है, ठीक है, लौकी। तो अलग अलग फसलों को अलग अलग है। फिर बोई जाने से लेकर कटाई तक की अनुमानित समय कितना होता है। जैसे गेहूँ की लगभग 3-4 मंथ होती हैं, ठीक है, तो 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ के अंदर वो फसल तैयार हो जाती है। तो प्रत्येक की समय सारणी किसको आप डिटेल भर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम सारणी के दिन से आप ज्ञात हुआ है कि कई फसलें गर्मी एवं कई सर्दी, कई बरसात में ऋतु में बोई जाती है। जैसे पूरी सारणी आप देखोगे अच्छी तरह से तो पता चलेगा कि बहुत सारी फसलें होती है। कुछ फसलें जैसे खरीफ की फसलें होती हैं जो सर्दी के अंदर नहीं गर्मी के अंदर बोई जाती हैं, कुछ बरसात ऋतु के अंदर और कुछ जैसे सर्दियों के अंदर बोई जाती हैं। अर्थात इनके बोने का समय भी अलग अलग होता है, ठीक है। प्रत्येक फसल होती है तो उसको बोने का समय भी, जैसे मूंगफली की फसल जैसे जुलाई के अंदर या जून जुलाई के अंदर बोई जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रायडी की फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती हैं, ठीक है। तो और उसके साथ में अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती है, ऋतु भी अलग अलग, बरसात ऋतु है, सर्दी है, गर्मी, इस तरह से। और फसलों का जीवन काल भी भिन्न भिन्न होता है। और ये जानकारी, प्रत्येक फसल होती है उसका जीवन काल अलग अलग होता है। जीवन काल यानी इसका समय अंतराल, जैसे कोई 2 महीने में तैयार होती है, कोई 3 महीने में तैयार होती है, कोई 4 महीने, जैसे इसका समय अंतराल कोई 1 वर्ष भी ले लेती हैं। तो प्रत्येक फसल का समय जो अंतराल होता है या जीवन काल होता है जो अलग अलग होता है। तो इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों को ऋतुबद्ध या ऋतुओं के आधार पर सूचीबद्ध कर सकते हैं कि ऋतुओं के अनुसार कौन कौन सी फसलें हैं। तो ऋतु के अनुसार 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की जैसे फसलें हैं, इसमें ऊपर जैसे कुछ नहीं देखा है, यहाँ देखा है कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहली है रबी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल, तीसरी है जायद की फसल। रबी की जो सर्दियों के अंदर बोई जाती है उसको रबी की फसल होती है, खरीफ की जो बरसात ऋतु के समय होती है, और जायद की जैसे ही रबी की फसल खत्म हो जाती है तो जायद की फसल बोई जाती है। रबी की फसल यह अक्टूबर, जो सर्दियों के अंदर अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, और इसकी कटाई होती है फरवरी और मार्च के अंदर इसकी होती है। जैसे गेहूँ है, जो चना, मटर, सरसों आती है। इसी तरह से खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल की बात करें तो ये जून से सितंबर के मध्य के अंदर बोई जाती है। जो ज्वार है, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है जायद की फसलें। जायद की फसलें मार्च से जून के मध्य बोई जाती हैं, नहीं, मार्च से जून के मध्य होती हैं और मार्च का या अप्रैल के अंदर बोई जाती हैं, और इसको जून जुलाई के अंदर इसको काट लिया जाता है। जैसे इसमें ज़्यादातर सब्जियाँ ही होती हैं, खरबूजा है, तरबूज, ककड़ी, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है
इन उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब उपयोग के अनुसार इसका भी वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे अनाज ही होता है, तो अनाज के अंदर अपन कौन कौन से उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे गेहूँ है, जो ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सारे अनाज हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, रोटी और दलिया बनाने के लिए करते हैं। और दूसरा है जैसे दलहनी, दलहनी के अंदर आता है अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द आती हैं, और इसका उपयोग दाल के अंदर दाल बनाने में या सब्जी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से तिलहनी है, तिलहनी के अंदर मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी ये होती हैं सारी, और इसका प्रयोग तेल के रूप में प्रयोग करते हैं। मसाले वाली फसलें मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी होता है, और इसको मसाले के रूप में। फल और सब्जियां जैसे आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी होते हैं, और इसको फल और सब्जियां के लिए प्रयोग करते हैं। और बहुत सारी जैसे अलग अन्य फसलें होती हैं, जैसे अन्य फसलें के अंदर औषधियाँ और चारा होता है। औषधियाँ और चारा जो जैसे औषधियाँ के रूप में आएगा, और चारा है तो चारा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम फसल उगाने से पूर्व लेकर काटने तक की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपन जैसे फसल उगाने से लेकर के काटते हैं तो सारी जानकारी अपन को होनी चाहिए। तो इसमें प्रक्रिया क्या है, तो इसमें जैसे एक परिभाषा दे रखी है कि फसल उगाने से लाकर काटने तक, तो सबसे पहले सिंचाई भी करनी पड़ती है, निराई भी करनी चाहिए, गुड़ाई भी, कटाई भी, सब बहुत सारे कार्य इसमें देखते हैं। तो किसान द्वारा फसल बोने से लेकर के, किसान द्वारा फसल बोने से लेकर के खेत की तैयारी करना शुरू कर देता है। जैसे पूरी परिभाषा बड़ी करके देखते हैं। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर के तैयार फसल को मंडी से में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। किसान जैसे शुरू करता है, फसल बोता है, ठीक, उससे पूर्व से जैसे खेत की तैयारी करती है, पहले खेत को तैयार करना पड़ता है, वहाँ से लेकर के फसल तैयार होते हैं, उसको मंडी तक बेचता है, और मंडी तक बेचने की पूरी प्रक्रिया आती है, इसको बोलते हैं फसल उत्पादन प्रक्रिया। क्या कहते हैं, फसल उत्पादन प्रक्रिया। इसी तरह से नेक्स्ट आएगी कृषि पद्धतियाँ, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू माई वीडियो वॉचिंग।